सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के सामने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई देता होगा। क्वेश्चन पेपर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 है। अब मैं पेपर 2 क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि सर पेपर 2 में रिलेटिवली बेटर प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए पहले उनको कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो पहले अपन पेपर 2 कर रहे हैं, बाद में फिर जैसे टाइम मिलता है पेपर 1 भी रिकॉर्ड करेंगे। और टाइम की कमी बहुत है मेरे पास, मतलब मेरी क्लासेस बहुत सारी रहती हैं, तो ये भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के सॉल्व कर रहा हूँ। तो जितने सॉल्व हो पा रहे हैं इस टाइम में सॉल्व करते हैं। तो मतलब कहने का ये है, ज़रूरी नहीं है कि इस रिकॉर्डिंग में आपको पूरा पेपर सॉल्व मिले। जितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है उस टाइम में से मैं जितना रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन ऐसी किश्तों में आपके पास रिकॉर्डिंग्स पहुँचेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, यूनिट एंड डायमेंशन का है। क्वेश्चन देखते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यूनिट एंड डायमेंशन मुझसे क्या पूरी दुनिया से बनता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो एस है वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट बाय केल्विन। फिर जो सिग्मा है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो उसके लिए ओम्स लॉ लगा लो, जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे होता है करंट बाय एरिया। तो ये सिग्मा की कहानी पता चल गई। और फिर बात करें के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास 11th का कंडक्शन वाला, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स। डी क्यू बाई डी टी पावर हुआ करता था, पावर होता है एम एल टू टी माइनस टू बाय टाइम, मतलब एनर्जी बाय टाइम होता था पावर। के मुझे नहीं पता एरिया क्या हो जाएगा, एल टू डी टी का रहा केल्विन और डी एक्स का होगा एल। तो ये एल टू से एल टू चला गया, तो यहाँ से जो के डायमेंशन है वो मुझे मिल रहे हैं क्या, एम एल टी माइनस थ्री सॉरी एम एल टी माइनस थ्री बाय केल्विन। ये दो के हैं, कन्फ्यूज मत होना, एक के फॉर केल्विन है। इतना हुआ। देन फिर उसके बाद ये हमसे z के डायमेंशंस पूछता है, तो z में देखो एस स्क्वायर दिखता है, मतलब v बाय के, और v बाय के दो बार आएगा। फिर सिग्मा दिखता है, सिग्मा का लिखूंगा i बाय ए इंटू ई, ऐसा। फिर डिवाइड में k है, तो k अभी अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि था एम एल टी माइनस थ्री बाय के, ऐसा हुआ। देन फटाफट से हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज को हम जानते हैं E इंटू डी और E इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये एक E से E गया, और फिर ये मीटर से मीटर स्क्वायर गया। ठीक, तो देख सकते हो केल्विन की बात करें तो केल्विन पावर -1 बच रहा है। केल्विन पावर -1 ए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। बी सी डी में से कोई एक होता होगा। किसी एक पावर के पीछे भाग लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और कूलम को लिख सकता हूँ मैं करंट इनटू टाइम, तो ये करंट से करंट चला जाएगा। फिर न्यूटन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूटन हो जाता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये m से m चला गया, तो m पावर 0 होना चाहिए। m पावर 0 देख सकते हो बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन सही होता होगा। अभी भी अगर तसल्ली नहीं है तो किसी और को भी चेक कर सकते हो। ये देखो l भी कट जा रहा है, तो l पावर भी 0 होना चाहिए। ठीक, और t भी कट जा रहा है ये पूरा, तो साफ साफ दिखाई देता है कि इसका बी आंसर होता होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि दो सिलेंडर्स हैं, अंदर वाले पे चार्ज है, बाहर वाले पे चार्ज नहीं है, और ये जो प्लेन है इससे फ्लक्स पूछा गया है। ये जो प्लेन है इससे फ्लक्स पूछा गया है, तो इसमें मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि आधे वाले पे फ्लक्स निकाल लें और फिर उसका डबल कर लेंगे। आधे वाले पर फ्लक्स निकालने के लिए ऐसा मैंने रेड कलर का गॉसियन सरफेस बनाया। देन इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज होगा वो यहाँ होता होगा, तो हम ये चार्ज पता करेंगे Q इन, इसकी हेल्प से हम फ्लक्स लिखेंगे। और ये जो भी फ्लक्स होता होगा ये फ्लक्स इससे तो नहीं होता होगा क्योंकि फील्ड इसके पैरेलल होती है। ये फ्लक्स इससे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो फील्ड ही नहीं होती, और ये फ्लक्स इससे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी फील्ड नहीं है। तो ये जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स इससे आता होगा, इस हिस्से से। ठीक है, और जैसा हिस्सा यहाँ है वैसे हिस्सा नीचे भी होता होगा, तो हमको ये फ्लक्स कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 5 × 2 होगा।
तो सबसे पहले क्यू इनसाइड पता करें। क्यू इनसाइड कैसे पता चलेगा, देखो क्यू इनसाइड ऐसे पता चलेगा, ये आर है, देन ये √2r है, तो ये हो गया 45 डिग्री। और वैसे ही ये जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन आपको दिख रहा है गॉसियन सरफेस में, है ना, वो 2r है, तो ये पूरा एंगल होता होगा 60 डिग्री। तो ये एंगल 15 डिग्री होता होगा। तो 15 डिग्री के लिए मुझे चार्ज पता करना है, तो 15 डिग्री के लिए चार्ज होता होगा q/2π इंटू 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब π/12, तो यहाँ से चार्ज आ गया यहाँ से चार्ज आ गया q/24। ठीक, तो फ्लक्स हो जाएगा q/24 एप्सिलॉन नॉट। फिर अब आपको अच्छे से पता है कोई डाइलेक्ट्रिक आता है तो k टाइम्स हो जाता है एप्सिलॉन नॉट में, तो ये इंटू 5 हो गया। अब इसका डबल अपना आंसर है, तो q/24 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 2, तो ये गया 12 टाइम्स और ये आ गया q/60 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्लास नोट्स का ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बस कराया है, दुनिया भर में सारे टीचर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो इसमें दोनों केसेस में SHM हो रहा है, रोटेशनल SHM, और फ्रीक्वेंसीज का रेशो पूछा है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाला केस है यहाँ पर मैं टॉर्क लिखने जा रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क मैं लिखूँगा इस वाले स्प्रिंग का पहले, जो कि होगा k θ/2 इंटू L/2। ये एक्चुअली मैंने फोर्स लिखा है। सबको पता होगा इसमें क्या करते हैं, रॉड को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ते हैं, है ना, तो ये मैंने रॉड को थीटा से घुमाया है, तो ये होगा फोर्स, और उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया तो ये आया टॉर्क इस वाले स्प्रिंग का। फिर ऊपर वाले स्प्रिंग का भी टॉर्क आएगा, जो कि हो जाएगा k θL इंटू एल इज इक्वल टू आई अल्फा होता होगा। फिर वो याद होगा, वो कंपेयर कर लेते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा, और इस समथिंग को क्या बोलते थे, ओमेगा स्क्वायर, याद आता होगा। तो यहाँ पर मैं जानबूझ के आई का वैल्यू नहीं रखूँगा और सिर्फ नंबर खेलूँगा, तो यहाँ मुझे नंबर मिलेगा 5/4 टाइम्स कचरा। ठीक है, तो ये जो है विथ अलॉन्ग विथ आई, ये प्रोपोर्शनल होता होगा F1 के स्क्वायर के। वैसे ही जो राइट वाला डायग्राम है उसमें जो दोनों स्प्रिंग है पैरेलल हैं, तो ये स्प्रिंग को यहाँ से हटा के सिंगल स्प्रिंग 2K का मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो आएगा कितना, 2K इंटू थीटा इंटू L/2 इंटू L/2। ये टॉर्क हुआ, ये आई अल्फा के इक्वल होगा, तो यहाँ पर क्या बनता है 2/4 टाइम्स कचरा। अगेन दिस कचरा इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू F2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो F1 और F2 का जो रेशो है, इसका और इसका जो रेशो है, स्क्वायर्स का जो रेशो है, उसमें 5/2 दिखता होगा आपको, इसलिए अपना जो आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स का रेशो है ना। फिर जब स्क्वायर रूट करोगे तो रूट लगेगा, तो ये इसका सी हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक स्टार होता है जिसका मास m2 होता है, और ये रिवॉल्व करता है किसी बहुत बड़े स्टार के चारों तरफ, ऐसा कुछ। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने r मान लिया, इसका कुछ स्पीड होता होगा, उसको मैंने v मान लिया। ठीक है फिर कहता है कि जो बड़ा वाला स्टार है वो स्लोली एक्वायर करता है मास फ्रॉम द लाइटर स्टार, मतलब कि ये बेसिकली इसका खून पी रहा है ना, ये खून चूस रहा है, इसका थोड़ा थोड़ा मास खाता जा रहा है। इसको ब्लैक विडो पल्सर भी बोलते हैं शायद, इस फिनोमिना को मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 2024 में पूछा गया है शायद। तो इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप नेट पे सर्च मार सकते हो, आरवेथ हल्ला नहीं करो। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। देन आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि किसी और टाइप से कोई मास का लॉस नहीं होता, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r होता है तो हमको इसका वैल्यू बताना है 1/r dr/dt का। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करें इसको। एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाना चाहिए, जो कि मैं लिखूंगा mvr कांस्टेंट होता होगा, ध्यान रखूंगा m यहाँ m2 होगा। फिर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा dm2/m2 प्लस dv/v प्लस dr/r इक्वल टू 0। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वो वाला फॉर्मूला ग्रेविटेशनल लॉ वाला, gm1m2/r² इज इक्वल टू m2v²/r। तो
तो M2 से M2 उड़ाया, एक R गया, और यहाँ से मुझे समझ में आया कि जी M1 इज़ RV², ऐसा हुआ। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बनेगा dM1/M1 इज इक्वल टू dR/R प्लस 2 टाइम्स dV/V, ऐसा हुआ। अब देखो ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि M1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो ये अप्रॉक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ प्रोसीड करूँ तो LHS में ज़ीरो होगा, RHS में dR/R है जो कि मुझे नहीं पता, और फिर 2 टाइम्स dV/V। dV/V का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से उठा के रख सकता हूँ, जो कि आएगा माइनस dM2/M2 एंड माइनस dR/R, ऐसा होता होगा। तो यहाँ से मुझे मिला dR/R इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स dM2/M2। देन फिर दोनों तरफ dt से मैंने डिवाइड मारा, तो ये जो चीज़ होती होगी dM2/dt, ये इसके मास के लॉस होने का रेट हुआ जो कि गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमसे पूछा गया था 1/r dr/dt, ये आया -2 गामा/m2, मतलब कि बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लग रहा है। कहता है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है 10⁻⁸ का, लेट से दिस चार्ज इज स्मॉल q। इसको रखा जाता है 20 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस भी दिया हुआ है, तो एक काम करो, रेडियस जो है इसका, रेडियस को r बोलो, तो ये अपने आप हुआ 2r। ड्रॉ करते हैं। जो क्वेश्चन कहता है कि ये स्फीयर है और इससे 2r डिस्टेंस दूर यहाँ कहीं पर चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। तो देखो, जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो हमको पता है इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। अब या तो धरती से इसमें आ जाता है या तो इससे धरती में चला जाता है, कुछ तो होता है। तो ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया और मान लिया इस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q आ चुका है। तो जो भी चार्ज है कितना आया होगा निकाल सकते हैं सेंटर का पोटेंशियल 0 लिख करके। तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R प्लस KQ/2R, ये 0 होना चाहिए। तो इससे हमको पता चल गया कि इतना चार्ज इस पे आ गया होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं लगे हाथ। Q का वैल्यू शायद दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो कि 10⁻⁸ था। तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या लिखा है कि ग्राउंडिंग को फिर हटा दिया जाता है और चार्ज को और दूर ले जाके रख देते हैं, 10 सेंटीमीटर और दूर रख दिया। इसका ये मतलब हुआ कि 2r से 3r कर दिया, ये 3r पे रख दिया इसको। ठीक है, अब बस फिर ऑप्शंस पढ़ने अपने को, है ना। ठीक, तो पहला ऑप्शन कहता है कि ग्राउंडिंग के पहले का पोटेंशियल बताओ, मतलब कि इस डायग्राम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रहा होता वो क्या होता, वो होता KQ/2R। ठीक है, वैल्यूज़ रखें अपन। K हुआ 9 × 10⁻⁹, देन Q का वैल्यू है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस दिया था 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर, ऐसा हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ज़रा, ये 450 आ जा रहा है। ठीक है, और 450 ही लिखा है शायद पहले ऑप्शन में। हाँ, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर दूसरे ऑप्शन में आते हैं कि कहता है स्फीयर से ग्राउंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो बड़ा सिंपल है, देखो जो स्फीयर था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो उस पर पहले से कितना चार्ज था, 0। ठीक, और फाइनली इस पर कितना चार्ज आ गया, -5 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज आया। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल था, बाद में इतना चार्ज आ चुका है। इसका यही मतलब है कि इससे ग्राउंड में जो चार्ज फ्लो किया होगा वो +5 × 10⁻⁹ कूलम फ्लो किया होगा। ठीक, तो यही बी ऑप्शन में लिखा है, इसका बी ऑप्शन भी सही हो गया। फिर सी ऑप्शन कहता है कि जब इसकी ग्राउंडिंग हमने हटा दी तो जो स्फीयर पे चार्ज है वो तो सही है, वो तो उतने का उतना ही रहेगा ना भाई। ग्राउंडिंग हटा दोगे तो ये चार्ज थोड़ी बदल जाएगा, है ना। जो चार्ज आ चुका है वो तो वही रहेगा। तो सी ऑप्शन भी आ गया, है ना, इतने का इतना ही चार्ज रहेगा।
फिर डी ऑप्शन कहता है फाइनल पोटेंशियल जो होगा स्फीयर का फाइनली वो बताओ। तो ये रहा फाइनल पोटेंशियल जो कि लिखूंगा मैं के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 3r। देन क्यू का वैल्यू रख दूंगा, क्यू का वैल्यू क्या था, माइनस क्यू बाय 2 था, ऐसा हुआ। तो ये बना 1/3 माइनस 1/2, जो भी कुछ है नेगेटिव है ना। क्यों सॉल्व करें, जो भी कुछ है नेगेटिव है और डी ऑप्शन में लिखा है पॉजिटिव, इसलिए डी ऑप्शन गलत होता होगा। एक बार और चेक कर लूँ कहीं गलत तो नहीं किया है, सही किया है, ठीक है। तो इसका ए बी सी आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का लग रहा है। तो देखो क्या है पूछा है इसमें ये पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए सो दैट कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन द एस इटसेल्फ, ठीक है। तो देखो यार, ये ऑप्टिक्स आपने पढ़ी होगी, बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते थे, लाइट रे को अपन ऐसा रिट्रेस करवा देते थे। और रिट्रेस तभी करेगा जब ये 90 डिग्री पर मिरर पे पहुंचे, ठीक है। तो देखो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होता होगा t/2। फिर यहाँ कहीं पर इसका एपरेंट इमेज बनता होगा जो कि कितने बनता होगा, ये बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया इसको मैंने, 1 मिनट दो मुझे बस। हाँ, ये पूरा डिस्टेंस क्या होता होगा t, और जो इसका एपरेंट इमेज बना होगा, गलत बोल दिया, t/2 होता होगा, पूरा का पूरा t है ना। हाँ, तो पूरा का पूरा t है, तो ये t/2 है, तो ये जो एपरेंट होता होगा ये t/2 म्यू होता होगा, ठीक। और फिर ये जो बचा हुआ है ये कितना होता होगा, डायग्राम देख के आप बता सकते हो, ये होता होगा d माइनस टी का आधा, ठीक। और अगर लाइट रे को ऐसा लग रहा है कि लाइट रे 90 डिग्री पे आई है, तो ये जो पॉइंट है, कैसे समझाऊं, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है, देखो ये ग्लो कर रहा है रेड कलर से, ये मिरर को लगता होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस वजह से ये t/2 म्यू और प्लस ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि 2f के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा t/μ प्लस d माइनस टी इज इक्वल टू 4f, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, तो यहाँ से d आ जा रहा है 4f प्लस t कॉमन 1 माइनस 1/μ, ठीक है क्या ऐसा ऑप्शन, देखो हाँ इसका ए ऑप्शन आया। अब मोर देन 1 करेक्ट है ना, तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या जिस वजह से ये रिट्रेस कर जाए, या रिट्रेस ना करे, फाइनली जो लाइट रे है वो वापस से एस पे आकर के गिरे। तो एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने बर्बाद कर दिया। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां से लाइट रे निकले ऐसे, यहां से ऐसे थोड़ी बेंड करे और फिर उसके बाद लाइट रे ऐसे जाए और फिर ऐसे वापस आकर के वापस यहीं पहुंच जाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना। और इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ये लाइट रे ऐसे आके ऐसे चली गई है ना, तो फिर मिरर को ये फील होता होगा कि ये जो है ना ये फोकस है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर मिरर को फील हो रहा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर क्या फील होगा कि ये फोकस है। तो दोनों में फ़र्क बस इतना रहेगा कि यहाँ जो सॉल्यूशन में आपने ये 2f से चालू किया था, ये इस वाले में आप f से चालू करोगे। तो फाइनली ये जो 4f दिख रहा था इसमें क्या दिखता होगा, 2f दिखता होगा, है ना। तो 4f की जगह 2f वाला ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ए और बी सही हो जाता होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बाकी मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा है अब। कितने क्वेश्चन हैं? बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं, अपन यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो भी अपलोड करूँगा मैं उसमें इंटीजर टाइप में सॉल्व करके डालूँगा। 15 मिनट बाद मेरी क्लास है। देखो 7th वाला सॉल्व करें। इतने सारी प्लेट्स बना दी, और क्या पूछता है ये, ऑप्शन पढ़ूँ मैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ रीजन 4 में। ठीक है भाई, क्वेश्चन भी पढ़ लें जल्दी से। सिग्मा दिया हुआ है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी है, और नॉन कंडक्टिंग है सबसे ज़रूरी बात, और कुछ बस। तो देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्लास में बताया था कि ये जो अपना प्यारा सबका फेवरेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड नहीं होता, ज़ीरो होता है। यहाँ पर भी फील्ड नहीं होता, ज़ीरो होता है। मतलब काम की बात यह है कि जो प्लस और माइनस का कॉम्बो है ना, इस प्लस माइनस के कॉम्बो की वजह से जो भी फील्ड होता है वो इसके सिर्फ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। तो अपन फटाफट से इसी पॉइंट को यूज़ करें। ठीक है, फटाफट से यही पॉइंट अपन यूज़ करते हैं। तो कहाँ पूछता है? रीजन 4 में पूछ रहा है ना ये अपन से। हाँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर फील्ड की बात करूँ इस लोकेशन पर, तो देखो इस कॉम्बो की वजह से तो ज़ीरो हो गया है ना, क्योंकि इसके बाहर है। वैसे इस कॉम्बो की वजह से भी ज़ीरो हो गया, और इस कॉम्बो की वजह से भी ज़ीरो हो गया। देखो क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ गई एक बार में। अगर किसी को इतनी सी बात भी बस याद होती तो देखो एक ऑप्शन तो उसको फ्री में मिल गया, और पार्शियल मार्किंग थी, मतलब नंबर बटोरना आसान था, तो ए ऑप्शन आ गया। फिर बी ऑप्शन कहता है इन द रीजन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, तीसरे वाले रीजन में, यहाँ पे इस जगह की बात करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैं सेम दिमाग लगाऊंगा कि अगर मुझे यहाँ फील्ड निकालना है तो देखो इस कॉम्बो की वजह से ज़ीरो और इस कॉम्बो की वजह से ज़ीरो, तो जो भी फील्ड यहाँ पर आएगा वो इसके और इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से आएगा, तो किसी भी एक की वजह से लिखो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान ये रखना था, और है ना। तो किसी भी एक की वजह से होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग, याद करो क्लास नोट्स। ठीक, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से, ऐसे दो हैं ये, एक दो, तो इंटू 2 किया, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का फील्ड आता है यहाँ पे, और यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, मतलब कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, फिर आते हैं सी ऑप्शन में। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस पहली और आखिरी प्लेट के बीच में, फर्स्ट वाले में, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो वो ई है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लो वो ई है। डायरेक्शन नहीं पता फिलहाल, है ना, एक पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे। तो देखो यहां पर जो भी फील्ड होता होगा वो इस कॉम्बो की वजह से ज़ीरो, इस कॉम्बो की वजह से भी ज़ीरो। ठीक है, इन दोनों की वजह से होता होगा, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो इधर होगा, और उसको मैंने ई मान लिया। और सबको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हुआ होगा। फिर अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, रीजन 2 की, तो यहाँ पर फिर से जो फील्ड होगा वो रीजन 2 की बात कर रहे हैं। हाँ, इस कॉम्बो की वजह से ज़ीरो, और इनकी वजह से आएगा, इस जोड़े की वजह से आएगा, देखो जोड़े को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस जोड़े की वजह से आएगा लेफ्ट में, और इस जोड़े की वजह से आएगा राइट में। तो यहाँ तो फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं होगा। फिर 3 की बात करूँ, इस रीजन की, 3 पे शायद हमने कैलकुलेट किया था फील्ड, क्या नहीं किया,
तो ठीक है, 3 पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो जो 3 पर फील्ड होता होगा वो इसकी वजह से नहीं होता होगा, इसकी वजह से भी नहीं होता होगा। तो 3 पर फील्ड इनकी वजह से आता होगा। तो 3 पर फिर से फील्ड आ जाता होगा, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता होगा। ठीक, फिर 4 की बात करें तो 4 पर फील्ड 0 निकाला था अपन ने, तो फिर से यहाँ पर कोई गेन या ड्रॉप नहीं होगा, 0 होगा। और फिर से 5 की बात करूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों दिमाग लगाऊँ, इधर ही फील्ड होता होगा, सिमिट्री जैसा दिख तो रहा है थोड़ा सा। बाकी चेक कर लेते हैं, एडवांस के पेपर में थोड़ी ना रिस्क ले सकते थे अपन। तो फिर से यहाँ पर अगर हम फील्ड की बात करें तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से भी 0, इन दोनों की वजह से फील्ड आना चाहिए, इसकी और इसकी वजह से, तो अगेन इधर ही होता होगा। तो यहाँ पर भी ड्रॉप ही होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, कितना आएगा, अब कितना आएगा, तो 3 बार ड्रॉप हुआ ना, तो क्या काम करो, एक बार का ड्रॉप कैलकुलेट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार का ड्रॉप था ED, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। E कितना होता, E होता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 बार, और इंटू D इंटू 3। वैल्यूज़ रखते हैं, सिग्मा का वैल्यू दिया होगा 9 दिया है, 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 है ना, और ये 2 से 2 उड़ाओ, एक काम करो। एप्सिलॉन नॉट दिया है 9 इंटू 10 पावर माइनस 12, D दिया है 10 पावर माइनस 6, और ये रहा 3। तो ये पूरा गया और ये 3 वोल्ट आया, तो ये भी गलत हुआ। ठीक, फिर आखिरी ऑप्शन कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है। फिर से वही मेहनत करनी है यहाँ पे। ये पता है समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन किसी बच्चे ने अगर ये चीज़ पकड़ ली होती ना कि इस कॉम्बो की वजह से इसके बाहर फील्ड 0 होता है, तो उसने फटाफट निपटा दिया होगा पूरा क्वेश्चन, फटाफट एकदम। तो चलो फिर से मेहनत करें इसमें। पहले और आखिरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो फिर से भाई, यहाँ पे फील्ड होगा क्या, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से भी कोई फील्ड नहीं होगा, जो भी फील्ड होगा इनकी वजह से होगा, मतलब यहाँ फील्ड तो होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। फिर इस रीजन की अगर मैं बात करूँ, इस रीजन की, तो इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, इनकी वजह से फील्ड होगा, और इनकी वजह से जो फील्ड होगा वो इधर होगा, और इनकी वजह से जो फील्ड होगा, ये देखो, इनका उनका समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो गोला बना रहा हूँ मैं इनका उनका के लिए, तो वो देख के समझ में आएगा। तो ये जो आधे वाले हैं, इनकी वजह से फील्ड यहाँ होता होगा आधा। तो एक काम यहाँ ये कर सकते हो आप, पता है क्या, कि ये जो एक जोड़ा है ना, ये एक जोड़ा, इसकी वजह से जो फील्ड है ना उसको आप E मान लो। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा ना वो E/2 होगा इस जोड़े की वजह से। वैसे यहाँ पर इस जोड़े की वजह से फील्ड इधर आएगा E, और ये वाले जोड़े की वजह से फील्ड इधर आएगा E/2। तो ओवरऑल फील्ड इधर आ जाएगा E/2। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल गेन हो जाएगा जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे। तो फिर 3 की बात करें तो 3 पर फिर से जो फील्ड होता होगा वो इसके और इसके वजह से 0 होता होगा, और इसका और इसका फील्ड आता होगा, कितना आता होगा, E/2। तो यहाँ फिर से ड्रॉप होगा। फिर 4th वाले की बात करें तो 4th वाले पर फिर से जो भी फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पर फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से E, और इनकी वजह से क्या होगा, E/2। मुझे लगता है वर्किंग समझ गए होगे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल फील्ड है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल फिर से गेन हो जाएगा, और फिर से जो लास्ट वाला है उसमें फिर से इधर फील्ड आएगा, तो पोटेंशियल फिर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ था, ड्रॉप, यहाँ पर गेन, फिर ड्रॉप, फिर गेन। तो ये 4 मिलके 0 बनेगा ना, ये जो 4 पोटेंशियल गेन ड्रॉप हुआ है इनका सम 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, मतलब पहली प्लेट और आखिरी प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
0 नहीं होगा। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद ये लास्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम बचा और मेरे पास। अरे भाई, ये कारनॉट का है। ठीक है, मेरी ब्रांच थी मैकेनिकल। कारनॉट वाले क्वेश्चन मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा इजी। तो कहता है कि एक कारनॉट होता है जिसका कि हायर टेम्परेचर, हॉट रिजर्वायर मतलब हायर टेम्परेचर 1000 केल्विन है, और ये यहाँ से 150 जूल की हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। कुछ वर्क करता होगा, कितना वर्क करता होगा निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी दी हुई है ना। तो क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय इनपुट। तो वर्क आ गया 60, तो 60 का वर्क करता होगा, तो बाकी का जो 90 होता होगा, है ना, 90 ही होगा ना, हाँ, वो 90 जूल यहाँ जाता होगा। यहाँ का टेम्परेचर कुछ होता होगा TL मान लिया, और TL निकालने के लिए अपन लगा सकते हैं ये फंडा कि हीट का रेशो और टेम्परेचर का रेशो सेम होता है। तो देखो ऊपर नीचे की जो हीट है वो 150/90 है, इक्वल टू टेम्परेचर का रेशो होना चाहिए। तो यहाँ से TL आ जाएगा, कितना आएगा, 3 3 जा 3 5 जा, फिर ये गया 200, तो ये आ गया 600 केल्विन। वहीं लिखा है सब, कंफ्यूज मत होना। फिर आगे बढ़ता हूँ, कहता है ये जो वर्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है इससे ये लोग एक हीट पंप चलाते हैं। ये रहा हीट पंप। हीट पंप का जो हायर टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है, और हीट पंप का COP दिया हुआ है 10। तो हीट पंप का जो COP होता था वो होता था TH माइनस TL, ये हुआ करता था। तो ये बनेगा 10TH माइनस 10TL इज इक्वल टू TH। तो यहाँ से आएगा 9TH इज इक्वल टू 10TL। TH का वैल्यू रखा तो यहाँ से TL आ गया। TL कितना आया इसका, 270 केल्विन। तो यहाँ का टेम्परेचर मुझे पता चल गया। उसके बाद हम ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ कितनी हीट जाएगी और यहाँ कितनी हीट जाएगी। तो वो कैसे पता करें अपन, COP का एक और फॉर्मूला होता था इसका COP का होता था फॉर्मूला QH, अगर मैं इसको QH बोलता हूँ तो डिवाइडेड बाय W। तो ये 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से QH मुझे पता चल गया। W 60 है तो ये 600 आ जाएगा, तो ये 600 है। तो नीचे से कितना आया होगा, सोचो 540 आया होगा, तभी तो 540 और 60 मिलकर के 600 बना होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ऑप्शन पढ़े, कहता है वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कारनॉट इज 60, सही है, देख सकते हो 60 आया था। फिर कहता है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कारनॉट इज 600, ये भी सही है भाई, ये फ्री के मार्क्स थे ये वाले क्वेश्चन के तो पूरे। फिर तीसरा, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270, ये भी सही है। और फिर हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल, ये गलत है ना। ये देखो हॉट रिजर्वायर मतलब इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर 540 थोड़ी जा रही है, यहाँ तो 600 जा रही है, तो ये गलत हो गया। तो इसका ABC हो जाएगा। तो मान के चलते हैं मज़ा आया होगा। वैसे तो आप लोगों ने, मुझे लगता है इसके पहले कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देख ही लिया होगा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। ऑलरेडी सब लोग अपने अपने आंसर की वगैरह मिला के बैठे होंगे। अब मेरा मन था कि जिस दिन पेपर हुआ था उसके अगले दिन रिकॉर्ड करूं, लेकिन मेरी उस दिन 5 क्लासेस लगी हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मान के चलते हैं समझ में आया, अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।